दोस्तों आदाब, मैं सगीर खाकसार अपने YouTube मंच पर आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज हमारे साथ माननीय मिर्ज़ा अरशद बेग साहब, जो कि मुस्लिम कमीशन नेपाल के सदस्य हैं और नेपाल के एक जाने माने राजनेता हैं, और कपिलवस्त ज़िले से जो है आप जो है सांसद का चुनाव भी एक बार लड़ चुके हैं और अल्पसंख्यकों के एजुकेशन तालीम को लेकर काफ़ी फिक्रमंद रहते हैं। विकास की एक लंबी रेखा राजनीति में खींचना चाहते हैं और नेपाल के जो तमाम समसामयिक मुद्दे होते हैं, जो सामाजिक विमर्श के मुद्दे होते हैं, उस पर उनकी गहरी समझ है। हिंदुस्तान के एजुकेशनल प्रोग्राम में भी आप शिरकत कर चुके हैं। तालीमी बेदारी जो कि एक संस्था है एजुकेशन के फील्ड में काम करती है भारतवर्ष में, उसके द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में भी आप एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत कर चुके हैं। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं मिर्ज़ा अरशद बेग साहब से। सबसे पहले तो मिर्ज़ा साहब, आपका मैं इस्तकबाल करता हूं अपने YouTube मंच पर, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको आप थोड़ा सा अपने राजनीतिक जीवन के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में उन्हें थोड़ा सा बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस YouTube चैनल पर मुझे अपनी बात को रखने का जो मौका आपने दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका रही बात मेरे अपनी बात की, अपने बारे में कुछ कहना है तो मैं राजनीतिक जीवन से पहले ये है कि इससे पहले मैंने मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैं पैथोलॉजी से ग्रेजुएट हूँ शुरू में, और मैंने यहाँ नेपाल में परिवार नियोजन संघ, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन में एज ए सीनियर लेबोरेटरी ऑफिसर मैंने 12 सालों तक काम किया। उसके बाद मेरे फैमिली के कुछ ऐसे स्टेटस रहे, मेरे अब्बू हुजूर के ना रहने के बाद मुझे मजबूरन वो काठमांडू की जॉब को छोड़ के और मुझे अपने इलाके में, अपने गांव लक्ष्मी नगर, कृष्ण नगर के इलाके में आना पड़ा। उसके बाद मेरा राजनीतिक जीवन वहाँ से शुरू होता है। मैंने उस वक्त की तात्कालिक सद्भावना पार्टी से मैंने दूसरा संविधान सभा का प्रयास किया था। इलेक्शन में मैंने अपना कदम रखा था। उसके बाद से फिर जब जीवन ये शुरू हुआ, राजनीतिक जीवन शुरू हुआ, उसके बाद में करीब 3 या 4 साल के बाद मैं एमाले पार्टी, जो आज प्रतिपक्ष में है, उस पार्टी का सदस्य रहा। उसी पार्टी के मैं इस प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश का प्रदेश सदस्य भी रहा, और उससे पहले सद्भावना पार्टी में मैं उस पार्टी का महासचिव भी रह चुका हूं। और एमाले पार्टी में आने के बाद मैं उस पार्टी के साथ रहा। मुझे इलेक्शन में जगह नहीं मिल पाई, टिकट ना मिलने की वजह से मैं पार्टी के साथ लगा रहा, और एमाले पार्टी ने उसकी सरकार में श्रद्धेय KP शर्मा ओली की प्रधानमंत्रित्व काल में मुस्लिम आयोग और तमाम आयोग के गठन के तौर पर मुस्लिम आयोग का भी गठन हुआ। उसी के सदस्य के रूप में मुझे वहां भेजा गया। मिर्ज़ा साहब, आप ये बताइए कि मुस्लिम आयोग है क्या और इसका उद्देश्य क्या है, इसकी बॉडी कैसे काम करती है, इसमें कुल कितने सदस्य हैं, अध्यक्ष से लेकर बाकी, क्या मतलब इसकी कार्यकारिणी क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? जी, उद्देश्य, आयोग का उद्देश्य, जैसा कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आयोग का उद्देश्य जो सारे आयोगों के उद्देश्य का मकसद ये होता है, हमारे नेपाल में जो आयोग का गठन हुआ है उसमें सामुदायिक आयोग हैं। जैसे और तमाम आयोग के साथ साथ और 5 से 6 सामुदायिक आयोग हैं, जिसमें मुस्लिम आयोग, थारू आयोग, दलित आयोग, जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, इसी तरह महिला आयोग वगैरह हैं। लेकिन सामुदायिक आयोग जिन समुदाय, जो कम्युनिटी पीछे थी अपने विकास के तौर पर, शिक्षा के तौर पर जो चिन्हित की गई, उन्हीं कम्युनिटी ने संघर्ष किया, और उस कम्युनिटी को फिर से सरकार ने, जब ये अभी का 2072 का जो संविधान आया, उसमें इन सामुदायिक आयोगों की व्यवस्था की गई। कुल मिलाकर कितने आयोग इस तरीके से हैं? और इस तरह के 5 आयोग, इस तरह के 5 आयोग। कितने साल का है इसका? संविधान में व्यवस्था, इन सामुदायिक आयोगों की व्यवस्था जो संविधान में है कि 10 वर्षों के बाद इन आयोगों के बारे में पुनर्विचार किया जाएगा। संविधान में ये व्यवस्था 10 वर्ष, जिनमें से मुझे लगता है मेरे कार्यकाल के मेरे अध्यक्ष
का सबसे पहले उनकी नियुक्ति हुई थी। वो अपना 4 साल अब अनकरीब है उनका 4 साल पूछा हुआ। कार्यकारिणी है आपके? 5 लोगों का ये सदस्य आयोग में होते हैं, जिसमें एक चेयरपर्सन जो अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं, और उसमें भी 3 सदस्य पुरुष अगर हैं, जेंट्स हैं, तो एक महिला होती हैं। जिस जैसे कि हम ये बात बड़ा विडंबना है कि अभी मुस्लिम आयोग में महिला की नियुक्ति नहीं हुई है। अच्छा, अब चीज़ ये बताएंगे, जैसे शिक्षा को लेकर आपकी बेचैनी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती है, और आमतौर से जो भी कॉन्फ्रेंस होते हैं, एजुकेशनल खास करके प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें आपकी शिरकत होती है। अभी हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बड़ा सेमिनार हुआ था तालीमी बेदारी का, उसमें भी आपको इनवाइट किया गया था गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में। तो मुस्लिम आयोग को में क्या कुछ इस तरीके का भी आपकी आने वाले समय में योजना है शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए, या सिविल सर्विसेज जो नेपाल की उसकी तैयारी के लिए, मतलब क्या आप एजुकेशन को लेकर आपका क्या रोड प्लान है? जी, बहुत शुक्रिया। मैप है आपका। बहुत अच्छा, आपने ये बहुत अच्छा सवाल उठाया। पहले तो मैं वहाँ से शुरू करूँ कि जो इंडिया में जो तालीमी बेदारी का जो स्टेज, मुझे तालीमी बेदारी संस्था ने और उसके तमाम लोगों ने जो हमें वहाँ अपना स्टेज दिया, जो हमें अपनी बात को रखने का मौका दिया, मैं तालीमी बेदारी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुस्लिम आयोग व्यक्तिगत तौर पर हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या कम होते हुए भी और उसका प्रतिनिधित्व करने को मुस्लिम आयोग के एक सदस्य को वहाँ जो जगह मिली, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और जो आपने कहा कि क्या रोड मैप है, प्लान शिक्षा का, तो ये एक सर्वव्यापी बात है। ये सत्यता है कि हर कम्युनिटी, हर समुदाय के विकास के लिए एक नहीं, अगर कहा जाए तो शिक्षा 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 शिक्षा, अगर शिक्षा तालीम ही एक ऐसी चीज़ है जिसको पाने के बाद वो कम्युनिटी, जो तालीम याफ्ता कम्युनिटी अगर हो, तो उसके लिए वो और भी मामले में सरकार के तौर पर हो, और तमाम जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, उन सारे इंडिकेटर्स में अगर तालीम याफ्ता कम्युनिटी है तो इंडिकेटर्स में जाहिर सी बात है और हमेशा वो ऊपर देखी जाती है। देखिए, मुसलमानों की आपने बताया कि 4% करीब आबादी है, तो जाहिर सी बात है नेपाल में मदरसे भी हैं। तो मदरसा शिक्षा का इस वक्त क्या हाल है? क्या मदरसा को भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास सरकारी सतह पर या कौम के स्तर पर हो रहा है? मदरसे में जो पढ़ाई होती है उसका पाठ्यक्रम कैसा है? मदरसे में जो परंपरागत पढ़ाई होती है या जो डिग्री दी जाती है उसकी क्या जो है वैल्यू है? इसके बारे में थोड़ा सा। जी ज़रूर। अभी एक आपके पहले सवाल में थोड़ी सी बात छूट गई थी कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के मैटर पर अभी कल ही हम मुस्लिम आयोग के तरफ से निःशुल्क जो यहाँ सुब्बा स्तर होता है, अधिकृत से नीचे, ऑफिसर से नीचे एक सुब्बा स्तर होता है, उसके लिए फाइट करने के लिए लोक सेवा का निःशुल्क क्लास तैयारी कक्षा जिसे कहते हैं, तैयार करने की जो ट्रेनिंग है या उसे क्लास कह लीजिए, वो शुरुआत मुस्लिम कमीशन ने इस लुम्बिनी प्रदेश में 25 बच्चों के लिए और मध्य प्रदेश के जनकपुर में और 25 बच्चों के लिए शुरुआत की है। थोड़ा सा आबादी के लिहाज से बताते आप हमें तो ज़्यादा बेहतर रहता है कि मुसलमानों की नेपाल में जनसंख्या किन किन जिलों में ज़्यादा। जी मैं ज़रूर मैं बताता हूँ। जो जैसे कि आप मुस्लिम आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक स्थिति क्या है? जी ये है जो मुस्लिम की आबादी का है। वैसे तो मुसलमान हर करीब हर ज़िले में, नेपाल के हर ज़िले में, हर एरिए में, हिमाल, पहाड़, तराई, हर जगह हैं। लेकिन जहाँ तक अब जनसंख्या के लेवल, तो जाहिर सी बात है तराई मधेश में ज़्यादा जनसंख्या ही ज़्यादा है, तो वहाँ भी मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा है। उसी लिहाज से रौतहट, कपिलवस्तु, बांके, रूपंदेही, इन तमाम ज़िलों में जो है यहाँ अग्रभूमि मतलब अग्र स्थान पर जनसंख्या है मुसलमानों की। और पूरा तो आपने अभी बताया कि 4.5% के लेवल पर इस बार देखा जा रहा है। और शिक्षा के तौर पर जो काम मुस्लिम आयोग कर रहा है वो ये चीज़ें, आपने अभी मदरसा की बात की, मदरसे की बात मैं आपसे क्लियर कर दूं कि मदरसे में सरकार, जो अभी नेपाल सरकार है, वो मदरसों को कुछ रकम भी देती है उसके बाद। लेकिन हालात कहाँ हैं कि मदरसे का जो
सिस्टमेटिक जिस तरह से मेरे मित्र पड़ोसी राष्ट्र इंडिया में जिस हिसाब से भारत में जो है कि मदरसा बोर्ड है, उसका अपना एजुकेशन है, उसके शिक्षा परिषद है या जो भी हो, पढ़ाई के बाद जो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट मिलता है उसकी योग्यता समकक्षता के तौर पर अभी नेपाल में वो चीज़ें नहीं है। उसके लिए अभी तत्काल रूप में अभी जल्द ही हफ्ते पहले एक निर्णय किया है मुस्लिम आयोग ने, जो कि मदरसे की सारी चीज़ों सारे व्यवस्थापन को लेके एक रिपोर्ट बनाएंगे और मदरसे को मुख्य धारा सरकार की राष्ट्र की मुख्य धारा से एजुकेशन जो गवर्नमेंट एजुकेशन की मुख्य धारा में लाने का पूर्ण प्रयास मुस्लिम आयोग कर रहा है। अभी देखिए चुनाव भी संपन्न हुए हैं, लेकिन आए दिन अखबारों में ये खबरें आती रहती हैं कि नेपाल में जो है बड़ी राजनीतिक अस्थिरता अनिश्चितता रहती है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में राजनीतिक स्थिरता कायम रहेगी? इस बात का बड़ा कठिन कह पाना बड़ा मुश्किल है कि इस बार का जो चुनाव हुआ, जो इलेक्शन हुए, उसमें किसी भी पार्टी को बहुमत या अनकरीब किसी को सरकार डायरेक्ट बना पाने के लिए कोई जनता ने आदेश नहीं दिया। फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। इसी तौर पर आपने अभी देखा होगा, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि हमारी इससे पहले जो सरकार थी वो बनी, उसके बाद वो कहीं ना कहीं बनते बनते कहीं किसी के साथ गठबंधन, इलेक्शन किसी के साथ था, और हमारे जो उस गठबंधन में एक माओवादी पार्टी जो हमारे है और आज के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमलधार प्रचंड जी, उन्होंने वो अपने गठबंधन को छोड़ के वो हिमालय के साथ कुछ दिन, महीने 62 दिन कितने दिन चलाया। राजनीतिक चीजें हैं और तालमेल सरकारें बनाने के लिए होता रहता है। आप उम्मीद है कि आने वाले समय में राजनीतिक स्थिरता होगी और विकास का पहिया नेपाल में और तेज घूमेगा? जी जरूर। और चूंकि नेपाल के सरहदी इलाके से आपका ताल्लुक है, कपिलवस्तु जिले से, और लक्ष्मी नगर में आप रहते हैं, कृष्णानगर, और भारत से रोटी बेटी का रिश्ता है, तो नेपाल भारत के संबंध चूंकि पहले से ही काफ़ी मधुर हैं और बहुत ही सांस्कृतिक संबंध है, धार्मिक संबंध है और बहुत अच्छे मधुर संबंध भारत नेपाल के रहे हैं। तो इन संबंधों को लेकर आप कुछ क्या संदेश? जी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात आपने ये कहा कि आपने बात कही कि रोटी बेटी का संबंध है। इसी तरह अगर आप देखें तो सांस्कृतिक संबंध भी हैं। जहाँ तक अगर आप बिरादरी की बात लें, धर्म की बात लें, तो जनकपुर का संबंध सीता जी से था, माता जी से था, जो बहुत पूजनीय हैं। इसी तरह अगर आप फिर कहीं जाते हैं मुसलमानों के बारे में, तो यहाँ के तमाम श्रद्धालु आपके भारत में जाते हैं, जो अजमेर शरीफ कोई जाता है, कोई देवा शरीफ जाता है, इन श्रद्धालुओं के तौर पर मुसलमान भी इंडिया में जाते हैं अपने तमाम रिश्ते। और इस तरह से जो हमारे रिश्ते हैं, एक इकोनॉमिकल ना कह लीजिए, जो हमारा संबंध सौहार्दपूर्ण संबंध और कल्चरल रूप से मतलब सांस्कृतिक रूप से और एक दूसरे के परिवार के साथ जो जोड़ है। मेरी कोई चची मेरी अगर इंडिया से हैं, मेरे चचा यहाँ से हैं, कोई चची यहाँ से है तो चचा वहाँ से हैं, इस तरह के और जो रिश्ते हैं, तो उस रिश्ते में जो ये हमारा भारत और नेपाल का संबंध है शायद बड़ा अनोखा है। और इस संबंध को बहुत ही, और अब हम लोग भी जो एजुकेशन के तौर पर लोगों का संबंध बन रहा है, उससे लग रहा है और दिनों में प्रागाढ़ संबंध होंगे, यही हमारी आशा भी है, हम आशा भी करते हैं। आप माननीय मिर्जा अरशद बेग साहब थे हमारे साथ और बहुत ही बेबाकी से आपने अपनी बात रखी नेपाल भारत संबंधों के बारे में, मुस्लिम आयोग का क्या डेवलपमेंट प्लान है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर, शिक्षा को लेकर और नेपाल के विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर आपने हमारे साथ बेबाकी से अपनी बात रखी और नेपाल और भारत के साथ जो है मधुर संबंधों के आप इच्छुक हैं। माननीय मिर्जा अरशद बेग साहब, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।